कोरोना वैक्सीन आई, सियासत साथ लाई। कोरोना का टीका अखिलेश का मौका मौका। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया, सुपर पावर मुल्कों को घुटनों के बल ला दिया, जिस कोरोना वैक्सीन की खोज में पूरी दुनिया लगी है, उस वैक्सीन की खुशखबरी करोड़ों हिंदुस्तानियों को मिली तो वैक्सीन पर सियासत भी शुरू हो गई। और इसकी शुरुआत की यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, जब उन्होंने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव की वैक्सीन की सियासत पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, हे प्रभु, इनका क्या हाल हो गया है, अब वैक्सीन भी इन्हें बीजेपी की दिख रही है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश से माफी मांगने की मांग कर डाली। दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। उधर कांग्रेस भी वैक्सीन के बहाने बीजेपी पर सवाल दागती नजर आई। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की, उन्हें आके आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा। वैक्सीन पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि सबकी जान बचाना है, इसलिए वैक्सीन लगाना है। तो साथ ही लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों से बचें। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए, उन्हें कीमत देनी पड़ेगी। दिल्ली में जैसे फ्री है वैक्सीन को बीजेपी का बताकर अखिलेश किस चुनावी फायदे की चाशनी पकाना चाहते हैं, क्योंकि जिस वैक्सीन से आम इंसान की जान बचने वाली है, वो बीजेपी की वैक्सीन कैसे हो गई। खबर है कि केंद्र सरकार 6 या फिर 7 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देगी। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इन सभी को ये वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। वहाँ पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं, उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है, और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। सरकार का प्लान प्रायोरिटी रिजल्ट में शामिल 27 करोड़ लोगों तक जुलाई के महीने तक वैक्सीन पहुंचाना है। जाहिर है काम बहुत बड़ा है, लिहाजा इसके लिए तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, और इसीलिए पूरे देश में एक साथ ड्राई रन को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां 6 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान के 7 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि वैक्सीनेशन के वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। कोरोना की जंग से लड़ाई का आज निर्णायक क्षण है, जब ये तय होगा कि हिंदुस्तान कितना तैयार है कोरोना की जंग के लिए। आज हिंदुस्तान में ड्राई रन किया जा रहा है, उसी कड़ी में जयपुर के 4 स्थानों पर ड्राई रन है, और हम एक सेंटर पर मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर है। हर जगह 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। मैम, यहाँ क्या होगा, जो जिनका आज ड्राई रन होगा, टीकाकरण होगा, यहाँ की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, जो भी कैंडिडेट वैक्सीनेशन लिस्ट में है, हमारे ऐप पे उनका नाम है, तो उनको अपने आईडी दिखाना है, ऐप के थ्रू उनका वेरिफिकेशन करेंगे। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के वैक्सीन सेंटर की है। चंडीगढ़ में कुल 3 जगह ड्राई रन किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज पूरे देश भर में ड्राई रन जो है वो किया गया है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 3 जगह ये ड्राई रन था, जिसमें से जो गवर्नमेंट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 था, और 2 जगह और ये ड्राई रन किया गया है। सर, जो ड्राई रन रहा, किस तरह का रहा और क्या निकल कर इसमें आया? ड्राई रन तो बेसिकली हमारा ड्राई रन का मकसद ये था कि जो हमने प्रोसेसेस
एट ग्राउंड किए हुए हैं वो सारे स्मूथ रहें, उसमें कोई गैप्स हैं या कोई लैक्यूनेज हैं वो लैक्यूनेज हमें नज़र आ जाए। देश के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। जम्मू और कश्मीर की 3 अलग-अलग CHC सेंटर में ये ड्रिलिंग हुई। देश भर में कोरोना वैक्सीन किस तरीके से लगाई जाएगी उसको लेकर आज पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। और इस समय हम जम्मू के सरवार हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर भी जो मॉक ड्रिल है वो सुबह से ही यहाँ पर चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये वो 3 रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर कोरोना वैक्सीन जो है वो यहाँ पर जो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी। उन्हें अभी तक कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। ड्राई रन के लिए महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण जिलों को चूज किया गया है, जिसमें जालना, नंदुरबार, पुणे और नागपुर ये 4 महत्वपूर्ण जिले हैं। जहां पर पुणे में इस वक्त हम मौजूद है औंध जिला रुग्णालय, जहां पर आपको बता दें ये तस्वीरें साफ तौर पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्राई रन की जो तैयारियां है वो कितनी पुख्ता है। हालांकि सबसे पहले एंट्री से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लाभार्थी है वो प्रवेश करेगा। यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, बाकायदा क्या उनका नाम है नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद ऑफिसर उनसे पूछेंगे, पूछताछ करेंगे। यहाँ पर वेरीफाइड ऑफिसर भी बैठे रहेंगे। अब यहाँ पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या उनके ऊपर यदि वैक्सीन दे दी जाती है तो क्या साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा। यदि साइड इफेक्ट होता है तो उन्हें इमरजेंसी हॉल में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में कोहराम, तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप मिलने से लोग दहशत में हैं, तो अब यहां तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामले ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। यहां मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो ब्रिटेन की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में ब्रिटेन में कोरोना के 53,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना के 28,000 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। सिर्फ 24 घंटों में 630 लोग कोरोना वायरस की वजह से काल की गाल में समा गए। बताया जा रहा है कि कोरोना का नया रूप जो ज्यादा संक्रामक है, उसी से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खतरे को देखते हुए अगले 2 हफ्तों के लिए लंदन के सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ने से हड़कंप मचा है। वहीं कोरोना से कराह रहे अमेरिका से राहत की खबर आई। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक वहां कोरोना का नया स्ट्रेन कॉमन नहीं है, जिससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ 31 में से सिर्फ 4 सैंपल में नए स्ट्रेन की आशंका है। जबकि हिंदुस्तान में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद एक खुशखबरी लोगों को सुकून दे रही है। यहाँ का रिकवरी रेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। भारत में अब तक 99 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 2.5 लाख से भी कम है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जिम करते वक्त अचानक बेहोश हो गए। आनंद फानन में उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में जानकारी निकलकर सामने आई कि सौरभ को माइल्ड हार्ट अटैक आया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की तबीयत आज अचानक खराब हो गई। सुबह में सौरभ गांगुली ठीक थे जब वो अपने घर में बने जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक तभी उनके पीठ और हाथ में दर्द हुआ और उसके बाद 1 बजे उनको कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ये जानकारी मिली कि सौरभ गांगुली को दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब गांगुली की हालत स्थिर है। अस्पताल के मुताबिक उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और अब उनकी हालत स्थिर है। गांगुली की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई तो उनके फैंस ने दुआएं मांगना शुरू कर दी। खेल जगत से लेकर सियासत की दुनिया में लोग उनके ठीक होने की कामना करते नजर आए। खेल की ग्राउंड में भी विभिन्न परिस्थितियों से जूझकर वो बाहर निकले हैं और मुझे पूर्ण आशा है वो जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर देश की सेवा करेंगे, क्रिकेट के क्षेत्र में भी और बाकी क्षेत्रों में जहां उनको अवसर मिलेगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को आज हल्का दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक है और डॉक्टर्स के हिसाब से
उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। क्रिकेट फैंस के बीच बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर सौरभ गांगुली का हालचाल जानने के लिए कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम और टीएमसी नेता अरुण राय भी अस्पताल पहुंचे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, सौरभ गांगुली के दिल के दौरे की खबर सुनकर दुख हुआ। वे हॉस्पिटल में एडमिट है, उम्मीद है वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, टीम कोच और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी दादा के सेहतमंद होने की कामना की। इस तस्वीर को देखिए, स्टेशन एकदम खाली पड़ा है। 60 साल के एक बुजुर्ग सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ से पटरी पार करने की कोशिश करते हैं। वो रेलवे लाइन को लांघ कर प्लेटफॉर्म पर हाथ के सहारे छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनके एक पैर का जूता निकल जाता है। बुजुर्ग का जूता 2 रेलवे ट्रैक के बीच में गिर जाता है। बुजुर्ग गिरे हुए जूते को उठाने के लिए वापस पटरी की ओर जाते हैं और जूता पहनकर वो फिर से पटरी पार करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच बुजुर्ग इस बात से अनजान है कि उनकी ओर ट्रेन आ रही है। तभी वहां पर मौजूद महाराष्ट्र पुलिस के एक सिपाही की नजर बुजुर्ग पर पड़ती है। वो चिल्लाते हुए बुजुर्ग के पास पहुंचता है। इसी दौरान देखा जा सकता है कि ट्रेन आ चुकी है, लेकिन गनीमत रही कि सही समय पर इस जाबाज सिपाही ने बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लिया। बुजुर्ग को बचाने में अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो फिर उनकी जान जा सकती थी। ये घटना मुंबई के दहिसर रेलवे स्टेशन की है। नए साल के जश्न में मर्डर से मातम। मायानगरी मुंबई में 19 साल की छात्रा का मर्डर। मुंबई के खार इलाके में न्यू ईयर पार्टी के लिए गई युवती की संदिग्ध मौत से सनसनी मची है, तो मामले की गुत्थी पार्टी, छेड़खानी और फिर मर्डर के इर्द गिर्द घूम रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी में 19 साल की छात्रा का अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कोरोना महामारी की वजह से मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा है, जिसकी वजह से रात में होटलों और पबों में पार्टी की पाबंदी है। लेकिन कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर 31 दिसंबर की रात खार में कुछ कॉलेज स्टूडेंट ने एक बिल्डिंग की छत पर न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया। इसी पार्टी में 19 साल की जानवी कुकरेजा की संदिग्ध मौत हो गई। पहले पुलिस ने इस मामले में एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का केस दर्ज किया, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के बाद उसे मर्डर में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि गवाहों ने पार्टी में छेड़छाड़ और झगड़ा होने का दावा किया, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी तस्वीरों से भी हुई है। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पार्टी खत्म होने के बाद वो जो विक्टिम और 2 आरोपी स्टेयरकेस से नीचे आने के बाद उनके आपस में उनमें झगड़ा हुआ और उसमें एक लड़की की मौत हुई है। उसके बारे में गुनाह दाखिल किया हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में लव ट्रायंगल की बात भी सामने आ रही है, जिसकी वजह से लड़की की हत्या हुई। अब लड़की के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। We want justice. बहुत से सीनियर अधिकारी आए थे। जस्टिस तो मेरी भांजी को जस्टिस मिलना चाहिए सर। जो भी हुआ है उसका मेरे को, जो दोनों को जब अक्यूज है दोनों को सर वो होना चाहिए। पार्टी कभी नहीं करती थी, किधर नहीं जाती थी, ना ड्रिंक करती थी। बताया जा रहा है कि 19 साल की जानवी का पार्टी में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो देर रात 12 बजे तक अपने परिवार के साथ ही थी, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक दोस्त उसे पार्टी में लेकर आई, जहां उसकी हत्या हो गई। जानवी के परिवार को उसके मौत की खबर नए साल की सुबह किसी ने फोन पर दी। उसके बाद उसके घर मातम पसर गया। कश्मीर घाटी में चुन-चुन कर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। पाकिस्तान के पाले आतंकी मोहरों को जमीन में दफन किया जा रहा है। अब ऐसे में दहशतगर्द इतने बौखला गए हैं कि आए दिन सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ग्रेनेड से हमला किया। पुलवामा जिले के त्राल बस स्टैंड पर आतंकियों ने जवानों पर 6 ग्रेनेड बम फेंके। इस हमले में 8 नागरिक घायल हो गए।
साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक ग्रेनेड फेंका जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल बीचों बीच फट गया, जिसमें 2 सिविलियंस बताया जा रहा है। पुलिस ऑफिशियल्स के जरिए 2 सिविलियंस जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। वहीं जो सोर्सेज है उनका कहना है कि 2 से ज़्यादा सिविलियंस हो सकते हैं जो इसमें ज़ख्मी हो। हालांकि पुलिस वर्जन जो आया है उसमें कहा जा रहा है कि 2 सिविलियंस इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एक SSB पार्टी बस स्टैंड त्राल में मौजूद थी जब मिलिटेंट्स ने ये ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद वहाँ पर जो सिविलियंस थे मौजूद थे वो उनके बीचों बीच फट गया, जिसकी वजह से सिविलियन जख्मी हुए। उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। वहीं पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है। कश्मीर में आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। पिछले हफ्ते ही सेना और CRPF के जवानों ने अवंतीपोरा में एक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से गोला बारूद का जखीरा भी मिला था। ये सभी आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को ग्रेनेड के जरिए निशाना बना रहे थे। ये दहशतगर्द हथियारों की सप्लाई के अलावा कश्मीर के पंपोर और त्राल इलाकों में आतंकियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और रहने की व्यवस्था भी करते हैं। इन्हें आतंकी साजिशों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बल एक दहशतगर्द को नेस्तनाबूद करने में जुटे हुए हैं। आतंकी भेजकर हमले करवाने वाला, दहशतगर्दों को हथियार देकर खून बहाने वाला, पाकिस्तान की पनाह में बैठकर कत्लेआम मचाने वाला, वो आतंकी जिसने 2008 के मुंबई हमले में सैकड़ों लोगों की जान ली, वो दहशतगर्द जो हाफिज सईद का दाहिना हाथ रहा, जिसके इशारे पर कसाब ने मुंबई में कत्लेआम मचाया था। उस आतंकी को बचाने के लिए पाकिस्तान चल रहा है चाल। इस आतंकी सरगना का नाम है ज़कीर रहमान लखवी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के सरगना ज़कीर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप में पाकिस्तान के पंजाब में उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये पाकिस्तान की एक चाल है, क्योंकि साल 2008 में मुंबई हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लखवी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। ऐसे में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ब्लैकलिस्ट किए जाने से बचने के लिए पाकिस्तान इस तरह की पैंतरेबाजियां करता रहता है। क्योंकि भारत ने मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद के खिलाफ कई सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने हाफिज पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे हाफिज पाकिस्तान में बैठकर आतंकी फौज खड़ी कर रहा है, जबकि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है और पाकिस्तान की फौज उसकी खातिरदारी कर रही है। इससे पहले भी लखवी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे आज तक सजा नहीं दी गई। इसी से साबित होता है कि लखवी की गिरफ्तारी महज दिखावा है, ताकि दुनिया में पाकिस्तान अपनी गर्दन बचा सके। क्या नेपाल में फिर लौटेगा राजतंत्र? क्या नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र? पड़ोसी देश नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर चुके हैं। राजशाही समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी नाच गाकर अपना विरोध जता रहे हैं, तो ढोल नगाड़े बजाकर सत्ता पर काबिज लोगों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आक्रोश की झलक नेपाल में जगह जगह देखी जा रही है। लोग सियासी उठापटक और नेपाल में मची उथल पुथल के लिए कम्युनिस्ट नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कम्युनिस्ट सरकारले देश डुबाउन लाग्यो, त्यस अवरोधमा हामी हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको स्थापनाको निम्ति नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, तो राजतंत्र वापसी की मांग भी जोरों शोरों से उठ रही है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी यानी आरपीपी की अगुवाई में लोगों के हुजूम ने नेपाल में संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए काठमांडू में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों की तादाद में शामिल लोगों ने मार्च निकाला और केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले की आलोचना की।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेताओं के मुताबिक नेपाल में लोकतंत्र की रक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए असंवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली के अलावा कोई विकल्प नहीं। हामी पनि यो मुलुकमा एउटा निष्पक्ष अभिभावकको रूपमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर हाम्रो कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। त्यही कार्यक्रम अनुसार आज हामी यो मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र संस्था र संहिताको खारिजीको लागि। आपको बता दें कि 2006 में नेपाल में राजशाही के खात्मे के साथ ही जारी किए गए अंतरिम संविधान से नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा समाप्त करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था।